Learno World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है बिस्कोहर की माटी और इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। चैप्टर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखक ने स्वयं के ऊपर बीते हुई बातें और अपने गांव बिस्कोहर के सौंदर्य के बारे में बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है। यह पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी जी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। यह पाठ आत्मकथा शैली में लिखा गया बहुत ही रोचक और पाठनीय है। लेखक ने अपने उम्र में कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं और लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुँचाने की कोशिश की है। प्राकृतिक जीवन में फूल, फल, सब्जियां, प्राकृतिक आपदाओं की एक अपनी अलग भूमिका होती है। लेखक ने अपने गांव का वर्णन करते हुए बताया है कि उनके गांव के तालाब में कमल के फूल खिलते हैं। हिंदू परिवारों में कमल के पत्तों पर भोज करने की पुरानी परंपरा है। वहां कमल के पत्तों, तनों और जड़ों का भोजन में प्रयोग किया जाता है। वहाँ कोइया, जो कि एक प्रकार का जल पुष्प है, वो पानी के गड्ढों में खिल उठती है। आत्मकथा के नायक विश्वनाथ को लगता है कि कोइयाँ सिर्फ हमारे गांव में ही होती है, परंतु जब वह वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पंजाब से गुजर रहा था तो उसे वहां रेलवे लाइन के दोनों ओर खिली हुई कोइयाँ नजर आई। शरद चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और कोइयाँ की पत्तियां दोनों का रंग एक जैसा हो जाता है। इन्हीं दिनों में विश्वनाथ के गांव में तालाब में सिंघाड़ा भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। शरद ऋतु में हर सिंगार के फूल भी बहुत खिलते हैं। इसी तरह गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों जल में विविध रूपों में सजीव हो उठती हैं। गांव में रहने वाले बच्चे प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। विश्वनाथ के साथ दूसरे बच्चे भी इन्हें छूते हैं, पहचानते हैं और उनके साथ बात करते हैं और इन वनस्पतियों के बीच अपना समय बिताते हैं। उसी समय सभी चीज़ें जैसे आकाश, गांव का टोला, चंदा मामा में बैठी एक बुढ़िया अपने नज़दीक प्रतीत होती है। लेखक का मानना है कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे का एक अटूट रिश्ता होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब वह अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर होता है। वह 0 से 6 माह तक दूध ही अनिवार्य रूप से पीता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में छुपाकर रखती है, उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती है। इससे माँ और बच्चे का संबंध और गहरा होता जाता है। बच्चा अपनी माँ के साथ ही रोता, हंसता, खेलता, खाता पीता बड़ा होता है। माँ बच्चे की हर एक छोटी छोटी क्रियाओं में खुश होती है। बच्चा माँ की गोद में सुकून से रहता है। माँ बच्चे को गोद में लेकर अपनी ममता उस पर न्यौछावर कर देती है। विश्वनाथ पर उस समय अत्याचार हो गया जब उसका छोटा भाई जन्मा और उसने माँ का दूध पीना शुरू किया। पहले विश्वनाथ माँ का दूध पिया करता था, परंतु अब माँ के दूध पर उसके छोटे भाई का कब्जा हो गया था। अब विश्वनाथ गाय का दूध पीता था जो कि उसे बेस्वाद लगता था। अब पड़ोस की कसेरीन दाई ही विश्वनाथ का पालन पोषण करती थी। वह कसेरीन दाई के साथ लेटकर चांद की चांदनी का रसपान करता था। लेखक कमल, कोइयाँ, हर सिंगार के फूलों की बात करता है, परंतु कुछ नए फूलों की भी खोज करता है, जैसे तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटाया, इमली, अमरूद, कदम, बैगन, कद्दू, शरीफा, आम के बोर, कटहल, अरहर, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल आदि। वहाँ गांव में दूर दूर तक सरसों के फूल फैले हुए थे। लेखक अपने गांव के एक सत्यानाशी फल की बात करता है। वह फल है भरमंडा। इस फल का नाम चाहे कैसा भी हो, परंतु इसकी सुंदरता का कोई जवाबदेह नहीं है। विश्वनाथ बचपन से ही इन फूलों से परिचित था। आगे वह धान, गेहूं, जौ के फूलों का भी वर्णन करता है। विश्वनाथ के गांव में घास पात से भरे मैदानों, पेड़ों और तालाबों में अनेक प्रकार के सांप पाए जाते हैं। सांप अक्सर लोगों को दिखाई देते हैं। डोडहा और मजगिदवा विषहीन माने जाते हैं। यह दोनों सांप की प्रजातियां हैं जिसमें विष नहीं पाया जाता है। लोग डोडहा सांप को नहीं मारते हैं। इस सांप को सांपों में वामन जाति का माना जाता है। वामन विष्णु जी के 5वें अवतार से संबंधित है। धामिन सांप भी विषहीन होता है। गेहुअन सांप सबसे खतरनाक माना जाता है।
जिसे लेखक के गांव में फिटारा कहा जाता है। घोड़कड़ाई सांप के काट लेने से व्यक्ति की बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है। भटिया सांप दो मुंहा होते हैं। आम, पीपल और केवड़े की झाड़ी में रहने वाला सांप सबसे खतरनाक माना जाता है। लेखक को यह बात बड़ी ही अजीब लगती है कि सांपों से डर तो लगता है, परंतु ना जाने क्यों उससे मिलने का भी इंतजार रहता है। इसके साथ लेखक ने बिच्छू, ततैया आदि के डंक मारने की बात कही है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिन्हें सांप, देवी, चुड़ैल आदि के डर से बचाने के लिए सुंघा दिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि मेरे गांव में गर्मी खूब चिलचिलाकर पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसे यह भी याद आता है कि गर्मी के दिनों में दोपहरी में जब घर के सभी लोग सो जाते थे तो वह चुपके से घर से निकल जाता था। गर्मी के दिनों में अक्सर लू लगने की घटनाएं होती हैं। लू से बचाने के लिए माँ धोती और कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। लू से बचाने के लिए बच्चों को कच्चे आम का पन्ना भी दिया जाता था। कच्चे आम को भूनकर गुड़ या चीनी में मिलाकर उसका शरबत पीना, देह पर लीपना, नहाना, सिर धोना आदि लाभदायक होता है। कच्चे आम की हरी गंध पकने से पहले ही जामुन खाना या तोड़ना सभी लेखक की स्मृतियों में अभी तक कायम है। गर्मी के अन्य फलों में तरकारी और कटहल को भी गिना जा सकता है। वर्षा भी सीधे अचानक नहीं आती। पहले आकाश में काले बादल घिरते हैं, फिर गड़गड़ाहट होती है। पूरा आकाश बादलों से घिर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिन में ही रात हो गई। लेखक का मानना है वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत अधिक सुनाई पड़ता है, जैसे तबला, मृदंग, सितार का संगीत। विश्वनाथ छत पर चढ़कर वर्षा के आने की आवाज़ सुनता है। वर्षा ऐसे आती है जैसे घोड़ों की कतार चली आ रही हो, फिर और पास चली आती है। आंधी आने पर टीन छप्पर उड़ जाते हैं। पशु और पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। पहली वर्षा में नहाने से खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी आदि सब ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। चारों ओर कीचड़ व बदबू का साम्राज्य होता है। जलाने की लकड़ी की कमी हो जाती है और गीले कंडे से घर में धुएं भर जाते हैं। बरसात के बाद मिशकोहर का सब कुछ बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। नदी, तालाब सब कुछ जैसे निखर उठता है। धान के पौधे झूमते हैं। तालाब पानी से लबालब भर जाते हैं। विश्वनाथ को लगता है तालाब के नीले जल से जैसे अभी कोई देवी देवता प्रकट होने वाला है। खेतों में पानी की नालियों में पानी सुरीली लय से बहता हुआ प्रतीत होता है। लेखक की बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। उसे बचपन में दिखी वह बिस्कोहर की औरत भी याद आती है, जो बरसात में भीगी चांदनी जैसी मधुर और शोभा से दबी हुई थी। विश्वनाथ की उम्र उस समय 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं थी। बरसात की चांदनी में रात में जूही अपनी खुशबू बिखेर रही थी। चांदनी रात में पेड़ों पर लगे हुए फूल ऐसे लगते हैं मानो चांदनी के फूल लटक रहे हों। विश्वनाथ को प्रकृति में केवल चांदनी ही नजर आती है। प्रकृति एक जीवित नारी की तरह प्रतीत होती है। लेखक इसी सजीव नारी को आकाश, चांदनी और सुगंध आदि सभी में देखता है। बिस्कोहर में मिली उस सुंदर नारी से विश्वनाथ सारी उम्र शर्माते रहे। वह नारी बिस्कोहर में ही ब्याही गई। वे कई बार उससे मिले और फिर बड़ी हिम्मत बांधने के बाद उससे कहा, जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर पागल हो जाएगा। विश्वनाथ इस बात को कदापि नहीं मानते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई दूसरा गांव भी हो सकता है और बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कहीं और भी दूसरी औरत हो सकती है। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी के रंग जैसा लगता है और उसके शरीर से आने वाली गंध दूध की गंध जैसी लगती है। पिता के पसीने से भीगी कमीज की बू भी उसे अच्छी लगती है। नारी शरीर से उसे बिस्कोहर की फसलों व वनस्पतियों की गंध जैसी प्रतीत होती है। तालाब की चिकनी मिट्टी, खीर, पुआल आदि की गंध भी लेखक की स्मृतियों में अभी तक है। लेखक अपने गांव की स्मृतियों को याद कर कर भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसी रुलाई में उसे वही औरत नजर आती है जो व्याकुल है। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए है। उसने अपने घने काले केश संवारे हुए हैं। उसकी आंखों में ना जाने कैसी नमी है। वह ना जाने किसका इंतज़ार कर रही है। वह संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, चित्र आदि सभी प्रकार की कलाओं में मौजूद है।
अपने गांव से जुड़ी स्मृतियां विश्वनाथ के लिए सुख दुख से जोड़ने का पुल है। इसी स्मृति में लेखक को मृत्यु बोध भी बड़ा अजीब लगता है। और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। इस चैप्टर के दौरान घोर कड़ाई साहब के नाम का जिक्र हुआ था। पाठ के बीच में बताना हमें यह सही नहीं लगा, इसलिए हम अब बताते हैं। हमारा भाई था जिसकी उम्र 10 साल थी। उसकी डेथ इसी सांप के काटने से हो गई थी। स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस स्नेक को कॉमन क्रेट कहते हैं और ये इंडिया का मोस्ट पॉइजनस स्नेक होता है। ज़रूरी बात यह है कि जब ये सांप काटता है तो आपके हाथ में ऐसा नहीं लगेगा कि किसी सांप ने काटा है। इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अगर ऐसा आपको कभी भी लगता है कि किसी चीज़ ने आपको काट लिया है तो सबसे पहले उतनी दूर की जगह को किसी कपड़े या रस्सी से टाइट से बांध दीजिए ताकि आपका ब्लड पूरी शरीर में ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, ताकि जहर पूरी शरीर में ना फैले, और सीधा हॉस्पिटल जाइए। थोड़ी सी देरी एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। पेशेंट को जितना हो सके उतना रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। उसे दौड़ने मत दीजिए, इससे उसका एंजाइटी लेवल इंक्रीज़ होगा। जब ये सांप काटता है तो इंसान को अंदर से उलझन होने लगती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो इधर उधर भागने लगता है, उल्टियाँ आने लगती हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। इस समय इंसान को कुछ समझ में नहीं आता और इन सब से बॉडी में जहर और तेज़ी से फैलने लगता है, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आओ तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और आगे और लोगों को भी बताइए ताकि लोग अवेयर हों। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Explanation by Anshika ma'am. Subscribe to learn O World in